आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। प्रधानमंत्री ने भी भारत को राम राज्य की तरफ ले जाने की बात कही है। जी, और इसी वजह से इस पर बात करना और भी जरूरी हो जाता है। मतलब ये सिर्फ एक अच्छी अच्छी बात नहीं रह गई है, इसे अब एक पॉलिटिकल गोल बनाकर पेश किया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि इस लक्ष्य की कसौटी क्या है, हम इसे नापेंगे कैसे? बिल्कुल। और आज हम इसी लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक राम राज्य के आदर्शों जैसे सत्य, न्याय, करुणा और मर्यादा, इनको आज के सरकारी व्यवस्थाओं और राजनीति के सामने रखकर क्या तर्क दे रहे हैं। और लेखक इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही बुनियादी और सीधे सवाल पर टिकाते हैं। हाँ, और उस सवाल ही इस पूरे विश्लेषण की नींव है। लेखक पूछते हैं, क्या आज की व्यवस्था, आज की राजनीति राम राज्य की एक भी शर्त पर खरी उतरती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लेखक इसी के इर्द गिर्द अपनी पूरी बात रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक की पहली और सबसे बुनियादी बात से। वो कहते हैं कि भगवान राम के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी थी कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हाँ, और लेखक इसी को जवाबदेही की पहली और सबसे जरूरी कसौटी मानते हैं। उनका तर्क है कि किसी भी आदर्श शासन की नींव इसी बात पर टिकी होती है कि जो कहा जा रहा है वही किया भी जा रहा है या नहीं। आज के दौर में वो कहते हैं कि भाषणों में जो वादे किए जाते हैं और जमीन पर जो हकीकत दिखती है, उसके बीच एक बहुत गहरी खाई है। और ये खाई सिर्फ वादों के टूटने तक सीमित नहीं है। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि जो लोग इस फासले पर सवाल उठाते हैं या इस खाई को समाज को दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अक्सर मुकदमों, डर और दबाव का सामना करना पड़ता है। और यहीं पे बात गंभीर हो जाती है, क्योंकि एक आदर्श राज सिर्फ वादे पूरे नहीं करता, वो सवाल पूछने वालों का सम्मान भी करता है। लेखक के अनुसार अगर कथनी और करनी के अंतर पर सवाल उठाने की कीमत चुकानी पड़े तो फिर राम राज्य की नींव का पहला पत्थर ही कमजोर हो जाता है। ये एक भरोसे का संकट पैदा करता है। अपने इसी तर्क को साबित करने के लिए लेखक कुछ बहुत ठोस और चौंकाने वाले उदाहरण देते हैं। और ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, बल्कि अदालती दस्तावेजों और रिपोर्टों पर आधारित है। पहला मामला राजस्थान से है और ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम ताकतवर के आगे झुकता है। ये मामला कॉर्पोरेट दबाव और सरकारी लाचारी का एक क्लासिक उदाहरण है, जैसा लेखक इसे पेश करते हैं। लेखक बताते हैं कि जिला अदालत में सरकार खुद ये मानती है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, सरकार खुद मान रही है कि एक बड़ी कंपनी ने दबाव डालकर 1400 करोड़ रुपए का फायदा उठा लिया। और सरकार झुकी क्यों? क्योंकि उसे डर था कि वो कंपनी बिजली सप्लाई रोक सकती है। सोचिए, एक चुनी हुई सरकार एक कंपनी के दबाव में है। अदालत ने जुर्माना भी लगाया, लेकिन कुछ ही दिनों में उस पर रोक लग गई। और यहाँ लेखक जो तुलना करते हैं वो इस पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। वो कहते हैं कि अगर कोई आम आदमी 500 रुपए का बिजली का बिल न भरे तो उसके घर की बिजली तुरंत काट दी जाती है। कोई सुनवाई नहीं, कोई मोहलत नहीं। लेकिन यहाँ 1400 करोड़ की बात है और सिस्टम एक कंपनी के आगे बेबस नजर आता है। यहीं पर लेखक अपना पहला बड़ा सवाल दागते हैं। क्या ये न्याय का समान पैमाना है? क्या राम राज्य में प्रजा और एक ताकतवर कंपनी के लिए न्याय अलग अलग होता? ये तो हुई कॉर्पोरेट दबाव की बात। लेकिन लेखक का कहना है कि यही दोहरापन हमें चुनावी प्रक्रिया में भी साफ दिखता है। हाँ, और अगला उदाहरण बिहार चुनाव का है, जो सीधे सीधे चुनावी नैतिकता और हमारी संस्थाओं की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। लेखक के अनुसार बिहार में चुनाव से ठीक पहले 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे पैसे डाले गए। अब कोई कह सकता है कि ये मदद है, लेकिन सवाल टाइमिंग का है। चुनाव के ठीक पहले ऐसा क्यों हुआ? और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था इस पूरे प्रक्रिया पर चुप रही, पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल चुप क्यों रहे? और दिलचस्प बात यह है कि लेखक इसे राम राज्य के बराबरी के सिद्धांत से जोड़ते हैं। राम राज्य का मतलब था कि जो भी नियम होगा वो सबके लिए होगा, हर समय होगा। यहाँ ऐसा लग रहा है कि फायदा सत्ता के हिसाब से और चुनावी समय को देख कर दिया जा रहा है। ये बराबरी नहीं बल्कि चुनावी रणनीति है। अगला मामला तो हरियाणा से है और सच कहूं तो इसे पढ़कर बहुत अफसोस होता है। ये हमारे देश के युवा खिलाड़ियों से जुड़ा है। बास्केटबॉल कोर्ट का एक खंभा गिरने से 2 खिलाड़ियों की मौत हो जाती है, जिनमें से एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी था। एक मामूली खंभा, एक ऐसी घटना जो किसी भी समाज को अंदर तक हिला दे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है।
लेकिन लेखक कहते हैं कि हुआ क्या, न सिस्टम में कोई बड़ी हलचल हुई, न मीडिया में कोई बड़ा शोर मचा। कुछ दिन बातचीत हुई और फिर सब शांत हो गया। वो एक तीखा तंज कसते हैं कि एक तरफ हम 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक कराने के बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपने खिलाड़ियों को एक मजबूत खंबा तक नहीं दे पा रहे हैं। और अगर हम इन तीनों उदाहरणों को एक साथ देखें तो लेखक एक पैटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं। ये कोई एक सेक्टर की समस्या नहीं है। पहला मामला कॉर्पोरेट जगत का था, दूसरा चुनावी प्रक्रिया का, और तीसरा आम नागरिक की जान की सुरक्षा का। लेखक ये दिखा रहे हैं कि कैसे हर स्तर पर जवाबदेही चुन चुन कर तय की जाती है। मतलब ये कि किसके लिए नियम सख्त होंगे और किसके लिए नर्म, ये इस पे निर्भर करता है कि आप कितने ताकतवर हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब लेखक उन मामलों की तरफ बढ़ते हैं जहां बात बड़े पैसों की है, हजारों करोड़ों की है, और यहाँ उनके सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, खासकर पारदर्शिता को लेकर। जी, क्योंकि जब जनता के पैसे की बात आती है तो जवाबदेही की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। राम राज्य में राजा को खजाने का ट्रस्टी माना जाता था, मालिक नहीं। पहला मामला संदेशरा ब्रदर्स के बैंक फ्रॉड का है। ये लोग हजारों करोड़ का बैंक फ्रॉड करके देश से भाग गए, यहां तक कि अल्बानिया की नागरिकता भी ले ली। ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था। लेकिन चौंकाने वाली बात वो है जो आगे होती है। हाँ, लेखक उसी पर ध्यान दिलाते हैं। वो बताते हैं कि कोर्ट की तरफ से एक ऐसी टिप्पणी आती है कि अगर वो कुछ पैसा वापस कर दें तो मामला बंद किया जा सकता है। अब लेखक फिर वही तुलना करते हैं। एक आम किसान अगर 50,000 का लोन न चुका पाए तो बैंक उसकी जमीन, उसका ट्रैक्टर, सब कुछ नीलाम कर देता है। लेकिन हजारों करोड़ के फ्रॉड पर हमारा कानून इतना नरम क्यों पड़ जाता है? ये सवाल सीधे सीधे न्याय प्रणाली के दोहरे मापदंडों की तरफ इशारा करता है, जैसा लेखक इसे पेश करते हैं। एक कानून अमीरों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए। ये राम राज्य के न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल उलट है। इसके बाद एक और मामला है जो नीति और राजनीति के घालमेल पर गंभीर सवाल उठाता है। सेमीकंडक्टर सब्सिडी का मामला। सरकार एक कंपनी को 44,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम सब्सिडी देती है। इसे देश में निवेश और तकनीक को बढ़ावा देने वाली एक बड़ी पहल के तौर पे पेश किया गया था। लेकिन यहाँ खेल टाइमिंग का है। लेखक बताते हैं कि इस सब्सिडी के ऐलान के कुछ ही हफ्तों बाद वही कंपनी सत्ताधारी पार्टी को 758 करोड़ रुपए का चंदा देती है। इस पर लेखक एक बहुत ही तीखा व्यंग करते हुए लिखते हैं, अगर ये पारदर्शिता है तो फिर हमें भ्रष्टाचार शब्द का अर्थ ही बदलना पड़ेगा। लेखक यहाँ सीधे सीधे उस महीन रेखा पर उंगली रख रहे हैं जो नीति निर्माण और पॉलिटिकल फंडिंग को अलग करती है। जब ये रेखा धुंधली होने लगती है तो जनता का भरोसा सिस्टम से उठ जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब्सिडी देश के विकास के लिए थी या पार्टी के चंदे का एक धन्यवाद थी? ये सवाल लेखक पाठकों के लिए छोड़ देते हैं। और आखिर में जल जीवन मिशन का जिक्र। ये सरकार की एक बहुत बड़ी और अच्छी योजना है, हर घर तक पानी पहुंचाने की। बजट है 3.5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन लेखक रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की खबरें हैं। 969 ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई और सैकड़ों अफसर पकड़े गए। इतने बड़े पैमाने की योजना में भ्रष्टाचार की खबरें आना वाकई चिंताजनक है। लेकिन लेखक का मुख्य सवाल ये नहीं है कि घोटाला क्यों हुआ। उनका सवाल है कि इतने बड़े घोटाले पर इतनी खामोशी क्यों है, मीडिया में बहस क्यों नहीं हुई। वो कहते हैं कि राम राज्य में राजा की पहली जिम्मेदारी जनता के धन की रक्षा करना थी। यहाँ हजारों करोड़ का धन कहाँ गया, इस पर कोई खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं होती। तो अगर हम इन सभी वित्तीय मामलों को एक साथ देखें तो यहाँ बड़ा सवाल सिर्फ पारदर्शिता का नहीं बल्कि जनता के भरोसे का है। जब इतनी बड़ी योजनाओं में घोटाले की खबरें आती हैं और सरकार चुप रहती है तो आम आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या मेरे टैक्स का पैसा सुरक्षित है। लेखक सिर्फ घटनाओं को नहीं गिना रहे बल्कि उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं जिसके तहत ये सब हो रहा है और उस पर पर्दा डाला जा रहा है। तो इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण देती हैं। वो बताती हैं कि कैसे हर साल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 से 500 के जहरीले स्तर तक पहुंच जाता है। बच्चों और बुजुर्गों का सांस लेना दूभर हो जाता है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं। ये हर साल की कहानी है। और ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सालों की नीतिगत विफलता का नतीजा है। बिल्कुल। और लेखक हमें एक वादा याद दिलाते हैं। 2017 में वादा किया गया था कि 100 शहरों को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। लेकिन 2024 में हकीकत ये है कि देश के 747 जिलों की हवा खराब है।
इस पर लेखक का निष्कर्ष बहुत कड़वा है। राम राज्य में वादे निभाए जाते थे, यहाँ वादे सिर्फ दोहराए जाते हैं, पूरे नहीं होते। हाँ, और लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक वादा टूटने की बात नहीं है। जब प्रदूषण जैसे मुद्दे पर सरकारें सालों तक सिर्फ वादे दोहराती रहती हैं, तो ये नागरिकों के जीवन के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन बन जाता है, जैसे हमारा संविधान हमें देता है। और जीवन के अधिकार के बाद लेखक आते हैं आवाज के अधिकार पर, यानी मीडिया की भूमिका। और यहाँ वो बहुत सीधे और बिना लाग लपेट के सवाल पूछती हैं। वो कहती हैं, क्या राम राज्य में गोदी मीडिया होता? क्या राजा सवाल पूछने वालों से डरता? ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक बहुत ही सीधी और सासी टिप्पणी है। लेखक का तर्क है कि राम को तो एक धोबी की बात सुनकर भी आत्ममंथन करना पड़ा था। आज का शासक हजारों लाखों लोगों की आवाज को भी अनसुना कर देता है। लेखक अपनी बात को खत्म करते हुए कहती हैं कि राम राज्य में सत्य सबसे ऊपर था, लेकिन आज के दौर में विज्ञापन सबसे ऊपर हो गया है। सच क्या है, इससे ज्यादा इस बात पर जोर है कि दिखाया क्या जा रहा है, नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अब लेखक सिर्फ अलग अलग घटनाओं या घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन ढांचों, उन सिस्टम्स पर सवाल उठा रहे हैं जो किसी भी लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और एक स्वतंत्र और निडर प्रेस। अगर ये ढांचे ही कमजोर हो जाएं, तो फिर सरकार से जवाबदेही की मांग करेगा कौन? है कि रामराज तो सवालों के बाद ही बनता है, वो बिना जवाबदेही के संभव ही नहीं है। लेखक का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है और उसमें एक उम्मीद भी छिपी है। वे कहते हैं कि राम राज्य की यात्रा आसान नहीं है, पर यह असंभव भी नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत ऊपर से नहीं, नीचे से होगी। पहला कदम है सच को पहचानना, दूसरा कदम है सवाल पूछना, और तीसरा सबसे जरूरी कदम है एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझना। सही कहा। वो इस बात पर जोर देती हैं कि रामराज किसी एक नेता की जिम्मेदारी नहीं है, ये जनता का होता है। और जब जनता जागती है, जब वो अपने अधिकारों और सरकार की जिम्मेदारियों को लेकर सजग होती है, तो मर्यादा, सत्य और न्याय की स्थापना अपने आप होने लगती है। तो कुल मिलाकर ये लेख राम राज्य के विचार को एक नैतिक और राजनीतिक आईने की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि आज के शासन की तस्वीर उसमें देखी जा सके।